हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम बेटा क्या किया था हम लोगों ने? सर लास्ट टाइम हाइपर एरोमेटिसिटी। कॉन्जुगेशन की अच्छा, एप्लीकेशंस। हाइपर। हाँ, हाइपर कन्जुगेशन। ओके ओके। देखो बेटा, अब क्या है कि लेट स्टार्ट करते हैं कि अब अपने क्या है कि तीनों फैक्टर देख लिए, परमानेंट फैक्टर हमने देख लिए कि इंडक्टिव फैक्ट भी हो सकता है और रेजोनेंस भी हो सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। नॉट, अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ, लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन छोड़ा था हम लोगों ने, तो जो CCl3 अगर जो होता है, जो ये ग्रुप होता है CCl3 ग्रुप गिव रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेटा। जैसे देखो, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अगर आप CCl3 लगा दो तो क्लोरीन, इवन लोन पेयर है लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचेगा और इधर से ये बाहर की तरफ इधर खींचेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों को। अगर एक इसकी हम हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बना लें तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं बेटा, पहले सिग्मा बॉन्ड सी सी एल सी एल सी एल, 1 2 नेगेटिव। यहाँ ये आ गया, ये वाला बॉन्ड चला गया बेटा, चला गया तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए हम कहते हैं इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो आपका CCl3 ग्रुप होता है वो गिव रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। वैसे तो अभी तो पिछली क्लास में हमने देखे थे हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता था बेटा, है ना? बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देता था ना। आज देख रहे हो आप CCl3 वाले एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने की बजाय डीएक्टिवेट करेगा। क्लियर? अब आप बेटा सारे अगर फैक्टर देख लेते हो, तो सारे फैक्टर देख लेते हो, धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे क्या है, फैक्टर आपने पढ़ लिए, तो अब देखो, अगर हमें पहले क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट देखनी है। आपको याद होगा बेटा, इंटरमीडिएट पहला केस क्या था? कार्बोकेटाइन। यस सर। तो सबसे पहले अपने कार्बोकेटाइन देखते हैं। कार्बोकेटाइन का मतलब है कोई भी स्पीसीज है उसके साथ कुछ भी अटैच हो लेकिन कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, तो कार्बोकेटाइन जो है, तो हम पॉजिटिव इसमें, सर। हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इसलिए कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो कार्बोकेटाइन अगर हम देखें, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सिंगली बॉन्डेड 3 कार्बन से अटैच है, और कार्बोकेटाइन अगर आप देखोगे तो कार्बन पॉजिटिव इज sp2 हाइब्रिडाइज। दो टाइप के कार्बोकेटाइन हो सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होगा कि एक कार्बन पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी बनेगी, और ये पॉसिबिलिटी आएगी 1 2 3।
एक कम हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा। ये ऐसे वाले कार्बोकेटाइन है। तो एक जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जिसमें कार्बन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे हमारे पास 3 टाइप की कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब टर्सरी। ऐसे कार्बोकेटाइन है, जैसे देखो। और इवन इनमें सुपर भी होते हैं, सुपर प्राइमरी होते हैं। जैसे देखो CH3 पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन पर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। दो कार्बन अटैच हो, CH3 CH3 CH पॉजिटिव चार्ज। और तीन कार्बन अटैच हो, CH3C। इन जब कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उस पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसा आप देख रहे हो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली वन कार्बन किसी से भी अटैच ना हो तो उसको सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। और जिस जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, देखो डायरेक्टली वन कार्बन से अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी 1 डिग्री। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री। और जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। ऐसे केसेस में अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 9। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, इवन इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। लेकिन आप हाइपर कॉन्जुगेशन से सोल्व करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म क्या होती जाएंगी बेटा, इंक्रीज। इंक्रीज। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इससे स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज। स्टेबिलिटी इंक्रीज। इसलिए हम कहते हैं CH3 से CH3 CH2 पॉजिटिव ज्यादा, CH3 से ये ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर। यस अगर कार्बोकेटाइन हो, Yes, sir. और ऐसा कोई भी कार्बोकेटाइन है बेटा जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे की हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता ही रहे हैं हम कि sp2 होगी, है ना। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी या ज्योमेट्री जो भी बोलो, वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कार्बन एक एक एक, और कार्बन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऐसा कोई भी केस है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये प्लेनर होगा। चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, लेकिन स्टेबिलिटी मिथाइल से ज्यादा इथाइल की, इथाइल से ज्यादा प्रोपाइल की, प्रोपाइल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल की। अल्फा हाइड्रोजन जिसकी ज्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबका। यस सर। Yes, चलो sir. चलो आगे। यस। हटा दूं बेटा ये वाला सब। यस अब देखो, लेकिन मैंने आपको बोला कि कार्बोकेटाइन कुछ और टाइप के भी हो सकते हैं। इस कार्बोकेटाइन में दो और आ सकते हैं, जैसे अदर एग्जांपल, जैसे देखो बेंजीन के साथ CH2 पर पॉजिटिव आ जाए, या एल्कीन के साथ CH पर पॉजिटिव आ जाए।
तो इसमें एक फायदा और हो जाएगा बेटा, जैसे ये एक डबल बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई करेगा, अपना ये वाला जो ग्रुप है CH2CH, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के कर रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट होगा बेटा। तो प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है ना। ये है हमारा एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन ये है। तो एलाइल कार्बोकेटायन ऊपर वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ देखो, अगर आप ये सोचो कि जो बेंजाइल वाला लिया है मैंने एग्जांपल, बेंजाइल में तो अल्टरनेटिव ऐसे डबल बॉन्ड बहुत सारे आ जाएंगे अल्टरनेटिव, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। तो इसका मतलब प्लस आर कितनी जगह से आ रहा है बेटा? 3 प्लेस से आ रहा है। तो इसका मतलब एलाइल की बजाय इसका नाम जो होगा, जो इधर वाला कार्बोकेटायन लिखा है, इसका नाम क्या होगा बेटा? मैंने बोला था पिछली क्लासेस में आपको, बेंजीन के साथ CH2 हो तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन, तो बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस से, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा मिल रही है। इसमें 1 रेजोनेंस, एक का रेजोनेंस मिल रहा है, और इसमें कितने का रेजोनेंस मिल रहा है बेटा? 3। 3 का मिल रहा है। तो ये मोर स्टेबल। तो एलाइल से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बेंजाइल। बेंजाइल वाला ज्यादा स्टेबल है। चलें बेटा आगे। यस सर। अब आप आ जाओ इधर, एक और टाइप की मैंने बोले थे कि कार्बोकेटायन तो कुछ और भी हो सकते हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड भी हो, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी हो। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं अपनी, जैसे सपोज मैं बोल दूं CH2 CH पर पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है बेटा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp हाइब्रिडाइज होता है, इसकी -I ज्यादा होता है, हाई होता है। ये तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा बेटा, है ना। -I का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या बढ़ने लगेगा? क्या होगा? कार्बन के पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। Yes. इंक्रीज होने लगा पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? हो जाएगा। स्टेबिलिटी बेटा डिक्रीज होने लगेगी। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्डेड होने लगे, अगर ट्रिपल बॉन्डेड होने लगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो ये तो दो दो जगह से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा बेटा। इसका -I वेरी हाई है ना, वेरी हाई हो गया, तो इसका मतलब यहां पर हाई इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और कौन से वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? यस सर। चलें आगे। यस सर। सपोज मैं एक आधा एग्जांपल भी देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा और। सपोज एज एग्जांपल मैंने आपको ये लिखा CH3 CH2 पॉजिटिव, है ना। फिर मैंने आपको ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH पॉजिटिव। फिर मैंने आपको लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। बताओ कौन से वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा? सर फर्स्ट वाला। वेरी गुड बेटा, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन का सिंगल बॉन्डेड हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो कौन सा होगा? sp2 होगा। sp2।
ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो sp होगा। जैसे ही इधर से इधर जाओगे आप तो ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा। जितना इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाओगे तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा बेटा? से इंक्रीज। इंक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज। स्टेबिलिटी इधर आ रही। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है बेटा? चले आगे। यस सर। Yes, sir. दूसरा पॉइंट देखो, आप कभी भी आपके इफेक्ट किए आपने तो नोट लिख देता हूं। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी फैक्टर है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इफेक्ट है, वो आई इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ज्यादा जो डोमिनेंट है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से भी ज्यादा डोमिनेंट जो है वो है एरोमेटिक इफेक्ट। और इससे भी ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होता है कि इसको बोलते हैं, बहुत कम स्टडी करते हैं लेकिन बोलते हैं हम इसको साइक्लो प्रोपाइल रिंग, या इसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? डांसिंग रेजो। बहुत कम होता है। तो देखो, अगर आपको माइनस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये तो आपको सिंपली मिल ही जाते हैं। जैसे देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं CH3 पॉजिटिव, अभी पढ़ाई है आपने, ये दो CH3 CH2 पॉजिटिव, ये एग्जांपल दो CH3 CH पॉजिटिव, ये सारे कार्बोकेटायन है बेटा। बताओ क्या यस क्या ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का? तो इन दोनों इफेक्ट से दे सकते हो आप। यस सर। तो इधर से इधर जाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। चलो, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मैं ये दूं CH2 CH CH2 पॉजिटिव, इसके बाद डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ज्यादा दे दूं मैं CH2 पॉजिटिव और बढ़ाता चला जाऊं, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? अल्टरनेटिव पोजीशन पे 3। यस तो इधर से इधर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा। यस। अब इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी में मैंने क्या बताया कि मैंने बोला कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग की होगी या उससे पहले रेजोनेंस की होगी। तो आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ये रिंग है, सारा जो पढ़ा है ना वो अप्लाई कर रहे हैं आज हम। मैंने ऐसे बोला था पॉजिटिव, एक फिर ऐसे बोला नेगेटिव, फिर ऐसे बोला पॉजिटिव। तो अब ये साइकिल के अंदर हो गया ना, वो हैकल रूल लगा बेटा, रेजोनेंस वाला। तो इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि एरोमेटिसिटी लग रही है बेटा, एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इवन इसमें 5 कार्बन है लेकिन इसमें फिर 7 हो गए, लेकिन कॉन्जुगेशन तो बढ़ गया। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर?
बट Yes. बेटा यहाँ पर नोट करना है, आपने नोट करना है, एक तो जनरली 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर less stable than allyl carbocation. Am I right or wrong? क्योंकि 3 डिग्री में कौन सा लगेगा, एल्काइल ग्रुप लगेगा, लेकिन एलाइल में रेजोनेंस लगेगी, है ना। Yes, sir. बट 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 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल, ये याद रखना बेटा, बट 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। बाकी रूल ठीक है, ओके है, जो आपने पढ़ के आए वो ओके है बेटा, बट 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटायन ड्यू टू 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म। मतलब क्या कहना चाहता है कि जनरली हम लिखते हैं कि आर सी आर 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 पॉजिटिव, ये कितना हो गया बेटा 3 डिग्री, CH2 CH CH2 पॉजिटिव, ये लिखते हैं, तो ये कौन सा हो गया, एलाइल, यही हो ना बेटा। तो जनरली रेजोनेंस अगर काम करेगा, ये इधर जाएगा तो रेजोनेंस होगा, प्लस आर होगा, और इनके जो काम कर रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, तो इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल। लेकिन इस आर में स्पेसिफिक क्या डाल दिया जाए, इस आर में बेटा स्पेसिफिक क्या डाल दिया, CH3 डाल दिया, बट ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, CH3 C, आर की जगह मैंने CH3 डाल दिया, और इधर CH2 CH CH2 पॉजिटिव डाल दिया, तब उल्टा हो जाएगा बेटा, एलाइल लेस स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस कम स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 3 कितने होंगे, 9, 9. तो इसकी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन जाएंगी, इसलिए रेजोनेंस भी से भी डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर, तभी मैंने लिखा है 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटायन ड्यू टू 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. कार्बोकेटायन क्लियर हो गया। अच्छा, एक मैंने और बताया था डांसिंग रेजोनेंस, रेयर एग्जांपल, डांसिंग रेजोनेंस, उसका एग्जांपल भी देख लो। चाहे आपके पास कितना भी स्टेबलाइज हो जाए रिंग, बेंजीन रिंग के पास बहुत सारी स्टेबिलिटी आ जाए, बेंजीन इवन टर्सरी आ जाए CH पॉजिटिव, लेकिन अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग के पास CH2 पॉजिटिव आ जाए, ये कौन से वाला रिंग हो गया बेटा, साइक्लो प्रोपाइल रिंग, ये वाला पार्ट साइक्लो प्रोपाइल रिंग आ जाए, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, इससे ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत कम केसेस होंगे, लेकिन ध्यान रखना है बेटा, रेजोनेंस से भी ज्यादा जो है साइक्लो प्रोपाइल रिंग वाली स्टेबिलिटी वाले स्टेबल। क्लियर, ये क्यों होंगे, अनएक्सपेक्टेड है, ड्यू टू क्या रीजन दोगे आप, डांसिंग डांसिंग रेजोनेंस। मतलब जिसमें आप साइक्लो प्रोपाइल रिंग देख लो, वो देख लेना बस। जैसे एग्जांपल मैं कह दूं, एक तो ये है
भाई बेंजीन के साथ CH2 है, और मैं कह दूं एक ये है और एक कह दूं ये है, बताओ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? सर थर्ड फिर सेकंड। हाँ थर्ड, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल रिंग देख रहे हो ना बेटा, ये ध्यान रखना, साइक्लोप्रोपाइल रिंग वाले कार्बोकेटाइन इसमें दो दो रिंग है, तो इसका मतलब फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल, सेकंड सेकंड से ज्यादा स्टेबल। क्लियर? यस सर। चलो बेटा आगे। कार्बोकेटाइन के बाद दूसरा इंटरमीडिएट कौन सा था आपका? कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें भी क्लियर कट है कि आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म है, उससे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज। जैसे देखो, मान लेते हैं अपने पास CH3 डॉट है, उसके बाद CH3 CH2 डॉट है, फिर आपके पास CH3 CH3 डॉट है, फिर आपके पास CH3 CH3 डॉट है, फिर आपके पास बेंजीन वाला है, या पहले एलाइल ले लेते हैं, एलाइल, फिर बेंजीन वाला है बेटा, फिर बेंजीन रिंग बढ़ा देना। तो इससे स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0, ठीक है, वो पहले करके आ चुके हैं हम। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9, लेकिन इससे ज्यादा ये प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें 3 प्लस आर इफेक्ट, लेकिन इन दोनों की स्टेबिलिटी अप्रोक्सीमेट सेम होती है। इवन जो है, आपको ध्यान रखना है फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में ध्यान रखना है कि आपका जो एलाइल फ्री रेडिकल है, नॉट एलाइल, पहले वाला फ्री रेडिकल is more stable than, स्लाइटली है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये क्या है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को स्पेशली ध्यान रखना है, एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल स्लाइटली देन बेंजाइल फ्री रेडिकल। हाँ बेंजीन रिंग बढ़ने लग जाए तो फिर ज्यादा स्टेबल वही है, बेंजीन रिंग बढ़ने लग जाए तो नो इशू। एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल free radical due to bond dissociation data। तो कार्बोकेटाइन में तो 3 डिग्री और एलाइल में फर्क है, लेकिन यहाँ एलाइल और बेंजाइल में फर्क है, एलाइल ज्यादा स्टेबल है फ्री रेडिकल। क्लियर? यस यस सर। नोट करते जाओ बेटा, ये चीजें इजी नहीं है, याद करोगे तब याद होंगी, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ बीच बीच में, कि ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, लेकिन जब इसकी और इसकी बारी आएगी ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसमें कंपेरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एक्सेप्शनल चीज है, वो याद करनी है। उसका रीजन देना है बॉन्ड डिसोसिएशन डाटा। क्लियर बेटा? दूसरे टाइप का रेडिकल इंटरमीडिएट, पहले कार्बोकेटाइन किया, फिर कार्बन फिर रेडिकल किया, हटा दूं उसको। यस
इसके बाद बेटा आपका है कार्बन फ्री रेडिकल के बाद फिर आता है आपका कार्ब एनायन, ये फिर रेडिकल आता है थर्ड टाइप वाला, कार्ब एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसमें देखोगे CH3 पर नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक 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 चीज और बता देता हूँ आपको, क्वेश्चनिंग बनती है पिछले वाले केस में। नो, अगर आपके पास कोई एल्काइल फ्री रेडिकल है, मतलब कोई भी R ग्रुप है, तो ये डॉट यही रहेगा। R ग्रुप कैसा भी हो, R ग्रुप है तो ये रेजोनेंस में अकेला इलेक्ट्रॉन है, काउंट नहीं करोगे, इसको रेजोनेंस में काउंट नहीं करना। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं 3, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा अगर R ग्रुप है, बट नो, अगर कार्बन के साथ कोई बेंजीन रिंग आ जाए, कोई सा भी, चाहे एक भी आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस में चला जाएगा। तब इसको काउंट नहीं करना। तब भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तब भी आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड। तब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, जब भी sp2 हो तो स्ट्रक्चर प्लेनर करनी है बेटा, प्लेनर प्लेनर। बट इफ कार्बन डॉट is attached with I electronegative atom as fluorine, then क्या करना है, CFFF। तब इस इलेक्ट्रॉन को आपने सिग्मा बॉन्ड में काउंट करना, तब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड S, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। फ्लोरीन आ जाए तो एक साइड बॉन्ड नहीं बना, 3 बॉन्ड बना है, तो शेप हो जाएगी पिरामिडल। मतलब जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाए तो पिरामिडल, बाकी कहीं जगह आ जाए तो प्लेनर, बाकी किसी भी जगह आ जाए तो प्लेनर, बाकी सभी जगह प्लेनर होगा, लेकिन फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा तो पिरामिडल हो जाएगा। इसी में क्लियर है बेटा, ये पॉइंट वाला जो लिखा है मैंने, ये पॉइंट याद Yes, करते sir. जाने, यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। अगर देखो, अगर आपके पास 3 प्रोपाइल रिंग आ जाए डॉट कार्बन के पास, तो उसमें क्या होता है, पंखे के 3 ब्लेड की जगह एक साथ प्लेन नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लेन तीनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं। तो जब धक्का देते हैं तो थोड़ा सा प्लेन में नहीं रह पाते, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, लेकिन इसकी शेप प्रोपेलेंट होती है, प्रोपेलेंट शेप। अगर ये वाला आ जाए, मतलब ये वाला मतलब ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, तो 3 केस हो गए बेटा। जनरली जो भी केस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, sp2 होते हैं। लेकिन अगर कार्बन के साथ अटैच फ्लोरीन एटम आ जाए तो फिर sp2 नहीं होगा, फिर क्या होगा, sp3 होगा, शेप बदल जाएगा बेटा। क्या बोलोगे आप उस टाइम पे, Pyramidal. पिरामिडल। और अगर तीनों पिरामिडल बेंजीन रिंग शेप। आ जाए तो नहीं, अब इसको पिरामिडल नहीं बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, पंखे जैसी। पंखे को साइंस की लैंग्वेज में प्रोपेलेंट बोलते हैं। प्रोपेलेंट। हाँ, इसलिए अब कैसी शेप हो जाएगी, प्रोपेलेंट शेप। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही रहना है, प्रोपेलेंट शेप। तो फ्री रेडिकल में 3 टाइप की केस राइज हो सकती है। क्लियर? Yes, sir.
देखो कार्बोकेटायन हो गया आपका कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, दो टाइप के हो गए इंटरमीडिएट। तीसरा इंटरमीडिएट क्या हो सकता है? कार्ब एनायन। क्या हो सकता है बेटा? कार्ब एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव, इसके साथ कुछ भी अटैच हो बॉन्ड तो 4 बनेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 होगा और ये पिरामिडल होगा। अगर इसके साथ R अटैच है पिरामिडल। लेकिन अगर कार्बन के पास लोन पेयर है और कोई भी बेंजीन रिंग अटैच हो गया तो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला जाएगा, रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, बाकी कुछ भी हो। लेकिन एक भी बेंजीन रिंग आ गया अंदर चला जाएगा, एक कम कर देना sp2 हो जाएगा और तब ये आपका पुलिन है। तो आप स्टेबिलिटी चेक करोगे, देखो CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3CH CH3 नेगेटिव, CH3C नेगेटिव, CH3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो नेगेटिव आयन पे काम करता नहीं है, कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन मत यूज कर लेना। हाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, देखो SCH3 का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा बेटा। इसके पास 2 प्लस आई है तो 2 जगह बढ़ा देगा ये, और इसके पास 3 जगह प्लस आई है तो 3 जगह बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी बेटा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है कार्बन के नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है ज्यादा होती है? कम। तो इसका मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा बेटा। 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से। इधर चलोगे इस साइड, इधर से इधर स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्ब एनायन वो इंक्रीज होगी। मतलब इस बार उल्टा हो जाएगा, कार्बोकेटायन का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। लेकिन कहीं भी ये वाला ग्रुप आ गया, रेजोनेंस आ गई, प्लस आर आ गई, ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर से इधर खींच रहा है, माइनस आर या प्लस आर जो भी होगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। जिसमें आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा आपका? मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? जिसमें बेंजीन दिखाई दे तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर बेंजीन नहीं है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री कम स्टेबल, 2 डिग्री से 3 डिग्री स्टेबल। जैसे मैं आपको एग्जामिनेशन में अगर ये एग्जांपल दे दूं, इफ आई विल गिव यू दैट एग्जांपल, इट इज द CH3C CH3 negative and CH3 negative and C6H5 CH2 negative. Then this is the tertiary butyl carb anion. This is the methyl carbanion. And this is the benzyl carbanion. तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ बेटा इनका। थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो बेंजाइल में तो रेजोनेंस है बेटा, ये तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज कम कर देगा और माइनस आर होगा तो ये मोस्ट स्टेबल है ना, रेजोनेंस जिसमें आर आ जाए वो मोस्ट स्टेबल। लेकिन ये दोनों है जो इसमें क्या काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तो उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने मिथाइल ग्रुप होंगे वो बढ़ाएंगे और CH3 पे बढ़ाएंगे नहीं। तो अब अगर मैं ये फर्स्ट ले लूं, ये बेटा सेकंड ले लूं, ये थर्ड ले लूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे स्टेबल कौन आएगा बेटा? थर्ड सबसे स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल कौन सा आएगा? 1।
क्लियर? Yes, sir. कर लोगे बेटा आप ये? Yes. एक बार इस एग्जांपल को स्टडी करो, जस्ट ए मिनट में आता हूँ एक बार। क्लियर है बेटा? कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। Free radical. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. अब आपके पास मैंने कुछ रेयर फ्री इंटरमीडिएट बताए थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, काफी रेयर, बहुत कम। तो इसमें एक होता है बेटा 4th नंबर वाला, उसको बोलते हैं हम, बहुत कुछ केसेस में मिलेगा बेटा आपको, इसको बोलते हैं हम कार्बीन। कार्बीन, तो कार्बीन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। अगर कार्बीन में हमेशा 2 बॉन्ड होंगे, तो बॉन्ड होंगे, और एक बॉन्ड में एक 2 वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के अंदर रहे तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक में ही रहते हैं ऑर्बिटल में, सिंगलेट कार्बन। लेकिन कार्बन के पास 2 बॉन्ड और ये 2 ऑर्बिटल रहते हैं, लेकिन 2 ऑर्बिटल में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग अलग रहता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। और कार्बीन में अगर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वाला काउंट करेंगे बेटा, तो ये होगा, देखो एक पूरा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये भी बॉन्ड बन सकता है ना, तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ये और ये काउंट करेंगे, इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज। ट्रिपलेट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज होगी और मोर रिएक्टिव, क्योंकि दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन करेंगे। तो कार्बीन, कार्बीन सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन होती है, और ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है sp हाइब्रिडाइज होती है, सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर बेटा? Yes, sir. और इसी टाइप से एक इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन में 2 की बजाय 1 बॉन्ड होता है, और 1 बॉन्ड की बजाय ये सिचुएशन होती है अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के पास, दोनों जो है अलग अलग में हो जाए, तो ये जो हो जाती है सिंगलेट नाइट्रीन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा आपका, और ये जो होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज 2 बॉन्ड बन रहे होंगे, एक ये sp,
लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई नहीं होगा ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब आपको ये ध्यान रखना है, पूरी केमिस्ट्री में आपके पास कुछ रिएक्शंस आएंगी जिसमें कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा, तो ये याद रख लेना, फिर आएगी रिएक्शन तो मैं बताऊंगा। कार्बीन जो बनती है व्हेन क्लोरोफॉर्म, जहां कहीं भी रिएक्शन आ जाए, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CHCl3, रिएक्ट विद बेस, मतलब OH, KOH, NaOH टू फॉर्म सिंगलेट कार्बन। जहां कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन आए कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट कर रहा है OH बेस के साथ, तो सिंगलेट कार्बन बनेगी बेटा। और ऐसी आपकी पूरी केमिस्ट्री में दो रिएक्शन आएंगी जो 11th क्लास में नहीं होंगी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं डाल रहा, इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा मैं इस पर, कि ये आपकी जितनी भी बनेगी कार्बन वाली, ये 12th में बनेगी। और 12th में दो टाइप की रिएक्शन करोगे आप, जिसमें से एक आपकी होगी, बड़ी फेमस रिएक्शन है, रायमर टाइमान रिएक्शन, और दोनों ही बड़ी फेमस रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये दोनों ही इस इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, सिंगलेट कार्बीन की तरह। और आपके दूसरी रिएक्शन जो होती है प्रोबेबल जो है, वो है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन किसकी जगह पे होता है, देखो आप, नाइट्रीन इंटरमीडिएट जो दूसरा वाला बनाया हमने नाइट्रीन, तो इसका भी एग्जांपल है कि इसमें एग्जांपल जो है वो है आपकी 4 रिएक्शन है बेटा इसमें, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये भी +2 में आएगी, इस साल नहीं है इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं करना आपको। हॉफमैन ब्रोमाइड, लोशन, स्मिथ एंड कर्टियस, ये रिएक्शन 4 टाइप की रिएक्शन है। 4 रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनेगा नाइट्रीन, और एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन में बनेगा राइमर टाइमान कार्बिल रिएक्शन। आपको बस जस्ट एक आइडिया लेना है कि कार्बिन इंटरमीडिएट भी होता है जो कुछ रिएक्शन में बनता है, जो क्लोरोफॉर्म की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो राइमर टाइमान और कार्बिल एमिन भी बनता है, और नाइट्रीन भी बनता है, हॉफमैन, लोसन, स्मिथ और कर्टियस, HLSC। क्लियर? यस सर। यहाँ अभी समझने के लिए कुछ नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बस वही करनी है आपको कि भाई ये ऐसी है जो 12th में पढ़ेंगे कुल मिला के। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक स्टार्ट होते ही ऑर्गेनिक ऐसा आ जाएगा जो 11th और 12th का दोनों को कॉमन है, इसलिए बहुत सारी चीजें 12th में होती हैं, थोड़ा सा कुछ 11th में होता है। तो ये चीजें सारी जो 11th में पढ़ते हुए 12th में दोबारा पढ़ोगे आप। तो कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट किस क्लास में पढ़ेंगे अब? हाँ, ज्यादातर हम +2 में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आइडिया ले रहे हैं। क्लियर बेटा? आगे चलें। कितने इंटरमीडिएट हो गए बेटा? लगाओ कैलकुलेशन। 5। कौन कौन से हो गए 5 वाले? कार्बोकैटायन, अनायन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बन। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है। कार्बोकैटायन 11th क्लास में ज्यादातर हम काम कार्बोकैटायन पे करेंगे। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, और एक मैंने और लिखाई थी आपको इस नंबर वाली, बेंजाइन। क्या लिखवाई थी मैंने? बेंजाइन। देखो, बेंजीन समझते हो? बेंजीन, yes sir, यस सर। बेंजीन का मतलब क्या होता है? ये बेंजीन होती है बेटा, सब जगह डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिव पोजीशन पे। अगर अल्टरनेटिव पोजीशन पे एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड आते ही हम क्या बोल देते हैं उसको? बेंजाइन। enzyme, इन की बजाय आइन बोल देते हैं, ये बेंजाइन होता है। लेकिन याद रखना, ऑल कार्बन, ये बात याद रखना, ऑल, ये भी आप +2 में पढ़ोगे, ऑल कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इवन ट्रिपल बॉन्ड वाला है फिर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे आप? sp2 क्योंकि एंगल तो ऐसे बेंजीन के अंदर 120 का ही रहेगा ना,
तो एंगल से डिसाइड होता है कि इवन ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन भी होगा, लेकिन तब भी सारे ऑल कार्बन कैसे रहेंगे इस केस के अंदर, sp2 बेंजाइन। बेंजाइन, बेंजीन होता तो डबल बॉन्ड होते, आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होता। क्लियर? Yes, sir. तो 12th में एक चैप्टर में ये भी आएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट भी आएगा। तो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए, कोई भी रिएक्शन होगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे बेटा, और इंटरमीडिएट ये टाइप के होंगे, या तो कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, या कार्बीन या नाइट्रीन या बेंजीन, इनमें से कोई ना कोई इंटरमीडिएट हो। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. अब सपोज नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जो आप रिएजेंट यूज करोगे उसके टाइप्स। ये बेटा दो टाइप के हैं आपके पास, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब है लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन सी होती है? जिसके पास, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वही तो होता है बेटा Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes. लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या पास होगा, मस्ट कंडीशन क्या होगी इसकी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल Cation. नहीं, कैटायन मत याद करो बेटा, मस्ट कंडीशन याद करो, हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। अगर किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रो कैन एक्सेप्ट, क्या करेगा वो, अगर किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो क्या करेगा बेटा, हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल सो कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। भाई वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉनों को लव करने से क्या होता है, लव करके रखना भी तो पड़ता है पास में। हम किसी से लव करते रहें, क्या मतलब है, जब तक अपने उसको अपने पास नहीं रखोगे तो लव का क्या मतलब है ना। तो लव करने का मतलब है किसी को आप लाइक करते हो तो अपने पास रखो उसको। तो वो पास कब रखेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लव तो करता है, लेकिन लव करके अपने पास रखना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, Vacant orbital. भाई किसी के पास रखने के लिए किसी को घर ही नहीं है, और किसी कोई लड़का है किसी को, उसको अपने घर भी नहीं है, और किसी लड़की को लव करता है, तो लव करने का क्या फायदा जब अपने घर में ही नहीं रख सकता, खुद ही बेकार है, तो कौन आएगा उसके साथ। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन Loving species. लिविंग स्पीसीज। लेकिन इलेक्ट्रॉन लविंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लव करने से काम नहीं चलेगा, उसके पास खुद हिम्मत भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, खुद के पास कुछ मादा भी होना चाहिए, जगह भी होनी चाहिए किसी को रखने की। तो आप किसको बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास हैविंग Vacant orbital. Vacant p orbital. वैकेंट ऑर्बिटल सो कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Electron. क्लियर? तो अब आप Yes. अब इलेक्ट्रोफाइल किसको बोल सकते हो, तो सिंपली देखने में क्या लगता है कि जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एग्जाम्पल हमें लगता है कि भाई जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमें लगता है यार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेगा, लेकिन नो नो नो, दैट इज नॉट प्रॉपर क्राइटेरिया। उसके पास साथ में क्या होना चाहिए बेटा, Vacant orbital. वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, लेकिन हैविंग क्या होना चाहिए, Vacant orbital. वैकेंट ऑर्बिटल, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल हम उनको बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे देखो वैकेंट ऑर्बिटल अपने पास कोई भी, जैसे एग्जांपल होता है ट्रांजिशन मेटल, कोई भी ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, हैविंग
वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट। जैसे आप आयरन ले सकते हो, आप कोई भी स्पीसीज ले लो, आयरन, क्रोमियम, ये सब यूज कर सकते हो। क्लियर? मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल ले सकते हो नंबर 1। नंबर 2 क्या ले सकते हो, जैसे H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव में 1s होता है, वो 0 है, तो वैकेंट ऑर्बिटल हो गया ना। Yes. ये भी ले सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन अब देखो, नॉट Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे Na पॉजिटिव के पास? भाई Na होता है तो टोटल कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 11 होते हैं ना। लेकिन पॉजिटिव होगा तो एक कम हो गया, 2 8 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये तो फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इसलिए ये काम नहीं कर सकता Na का। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो तो नाइट्रोजन का NH4 पॉजिटिव कंप्लीट क्या हो जाएगा इसका? ऑक्टेट। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता। तो जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कि स्कूलों में सिखा देते हैं ऐसा कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन ये कंपटीशन में बड़ा बड़ा लीडर होता है बेटा, बड़ा घातक होता है, खत्म कर देता है क्वेश्चन को ही। हमारे कंपटीशन तो पूछेगा ही ऐसे। तो अब ये मत याद करना कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब क्या याद रखोगे बेटा? Vacant orbital. पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसके पॉजिटिव चार्ज हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे Fe पे Fe+2 Cr+3, ठीक है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। H पॉजिटिव भी ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज भी है। लेकिन Na पॉजिटिव, Na पे इवन पॉजिटिव चार्ज है बेटा। Na पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तब भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्यों नहीं है? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है बेटा इसके पास? ऐसे ही NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल? फुल्ली फिल्ड है। नहीं, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है ना, क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन कहीं से? क्योंकि इसके पास देखो 4 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। Yes, sir. और कितने बॉन्ड बना रहा है NH4? 4. 4। तो 8 कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट ही कंप्लीट है, तो क्यों लेगा किससे इलेक्ट्रॉन? इवन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इट इज द रोंग ना, इफ एनी पॉजिटिव स्पीसीज कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये गलत बात होगी ना बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज से Yes, इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं देखी जाती, किससे देखी जाती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी? वैकेंट ऑर्बिटल से. वैकेंट ऑर्बिटल। इवन चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नहीं हो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंट ऑर्बिटल है उससे फर्क पड़ता है। मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। पहला एग्जांपल किया आपने। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव चार्ज है भी नहीं उनके ऊपर। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग क्या? वैकेंट ऑर्बिटल. Vacant. वैकेंट ऑर्बिटल। तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखो BF3, तो BF3 में अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगी। तो अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बॉन्ड बनाने के बाद भी? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ ना। Yes, sir. अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इवन चार्ज नहीं है पॉजिटिव, देन इट आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल. इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए बेटा इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट? अब यस सर. तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? Vacant orbital. orbital. वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए बेटा। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉनों को लाइक करेगा, लव करेगा, अपने पास ला करके खींच करके अपने ऑर्बिटल में रख लेगा। ऐसी कोई भी स्पीसीज किसका काम करेगी? वो Electrophile. Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। नाउ इज इट क्लियर?
तो इलेक्ट्रॉन किसी और स्पीशीज से खींचना है या फिर जैसे BF3 के एग्जांपल में तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? नहीं नहीं, किसी और से लेने हैं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब किसी और से लेने हैं। अपने खुद का पार्ट दे देगा तो वो नहीं है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, किसी और से लेने हैं बेटा। तो BF3 में फिर सर इसमें तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग होने दो, लेकिन किसी और से भी तो ले सकता है ना ये, क्योंकि इसका खुद का वैकेंट ऑर्बिटल है। चाहे अपने वाले से ले चाहे किसी और से ले, उसके पास कैपेसिटी तो है ना। यस ठीक है बेटा, चले आगे। हाँ, Yes. ये बोल सकते हो कि आप ये BF3 जो है, अब मैं आपको ये बोल दूं कि जो आप कहना चाहते हो ना, ये वाला केस है कि सर BF3 और BI3 है सपोज। अब क्या है, बोरोन ये वाला BF3 वाला तो फ्लोरीन से ज्यादा लेगा ये, लेकिन आयोडीन से ज्यादा नहीं लेगा। बाहर वाले से, न्यूक्लियोफाइल से ये कम लेगा ऊपर वाला, लेकिन ये ज्यादा लेगा। ज्यादा तो मैं ये बोल सकता हूं कि बोरोन दोनों ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा लेने की पावर किसके अंदर है? BI3 BI3। तो मैं बोलूंगा कि BI3 ये मोस्ट क्या है, मोर जो इलेक्ट्रॉन ल्यूइस एसिड है, जो हमने BF3 वाले केस में किया भी था बेटा। अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, जो किसका टेस्ट दिया है मैंने आप लोगों को, P block पी ब्लॉक एलिमेंट का दिया था ना, वहां पे बोरोन और हेलोजन किए थे, वहां ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। समझिए बात। यस अब बेटा एक होते हैं रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे कौन से बताए थे मैंने? अब न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल को और देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना बेटा, न्यूक्लियस। तो जनरली बोले तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीसीज होती है। ऐसी स्पीसीज होती हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब पॉजिटिव को स्पीसीज करती हैं। तो पॉजिटिव को स्पीसीज करती हैं तो इसका मतलब ये कैसी होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं तो बेटा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच तभी बोलते हैं जब कंप्लीट ऑक्टेट हो। तो ऐसी स्पीसीज क्या होंगी, इनके पास क्या होगा हमेशा? कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर और पाई बॉन्ड। कंप्लीट ऑक्टेट हो, फिर लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, तो उसको वो डोनेट कर सकती है, सो दैट दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई इलेक्ट्रोफाइल तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? डोनेट। डोनेट। डोनेट तभी तो करेंगे, पहले अपना खुद का क्या होना चाहिए इनका? ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट ऑक्टेट, तभी हम इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच है, स्पीसीज है, इसलिए क्या करेंगे? लव किसको करेंगे? जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसी को तो लव करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको, उसको लव करेंगे ये। इसलिए न्यूक्लियोफाइल हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। या क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को? न्यूक्लियोफाइल तो बोलते ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिचनेस का भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिचनेस का मतलब कब होता है? जब अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। भाई अपना घर तो पूरा हो, और उसके बाद अगर उसके लोन पेयर और पाई बॉन्ड पड़े हैं तो उसको डोनेट कर सकता है बेटा। तो ऐसी स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे देखो एज एग्जांपल, जैसे देखो क्लोरीन है। अगर क्लोरीन में Cl नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 7। एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो कितने हो जाएंगे बेटा? 8 8। अब देखो क्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। यस तो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है ना बेटा ये। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। समझ गए बेटा बात?
लेकिन मैं कह दूं Cl पॉजिटिव, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 7। 7 में से एक कम कर दिया तो कितने रह गए अब? अब इवन दिखने में तो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं ना इसको, लेकिन ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। क्या है ये? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। समझ गया बात कि न्यूक्लियोफाइल का Yes. काम कब करता है? जब खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके बाद वो जो कर सकता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। फिर चाहे नेगेटिव स्पीसीज हो चाहे न्यूट्रल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो एग्जांपल बेटा, अमोनिया NH3, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ। NH3 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? एन पिरामिडल। पिरामिडल बनेगा। वो सारा पढ़ के आए, लेकिन एक लोन पेयर भी होगा ना। यस सर। तो अगर लोन पेयर होगा तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखो, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। ऑक्टेट हो गया आपका कंप्लीट, और लोन पेयर भी है। तो अब ये किसी को डोनेट कर सकता है, तो किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। बट इसकी जगह अगर मैं NH4 पॉजिटिव ले लूं, तो NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। N H H H और ये H पॉजिटिव। अब तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। क्या है इसके पास? कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन लोन पेयर या पाई बॉन्ड कहाँ है बेटा इसके पास? क्या नहीं है इसके पास? लोन पेयर। नो लोन पेयर और नो पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब नोट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो। समझ गए बेटा आप बात? यस सर। भाई आपका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास लोन पेयर या पाई बॉन्ड होने चाहिए, तभी आप जो है डोनेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, बेंजीन वाला एग्जांपल देखो, बेंजीन या इथाइलिन वाला देखो, CH2। इसमें देखो, इस कार्बन के बारे में सोचो, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना बेटा? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है ऑक्टेट। तो ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट, लेकिन पाई बॉन्ड तो है। विद पाई बॉन्ड, अगर कंप्लीट ऑक्टेट के साथ चाहे लोन पेयर हो चाहे पाई बॉन्ड हो, तब वो क्या कर सकता है बेटा आपका? न्यूक्लियोफाइल की तरह डोनेट। एक्ट एज। समझ गए? अब सारी बात क्लियर हो गई? यस तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? मेन पहचान क्या होगी इलेक्ट्रोफाइल की? वेकेंट ऑर्बिटल। भाई उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना? और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर और पाई बॉन्ड। हाँ, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर या पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो वो आपका किसकी तरह काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? चलो आगे। यस तो जब यहां तक पहुंच जाते हैं तो एक सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा हम, सिंपल रिएक्शन। आइडिया ऑफ सिंपल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो बेटा, अगर मैं आपको कोई भी रिएक्शन लिखता हूं तो उसमें सबसे पहले जो लेते हैं उसको क्या बोलते हो आप? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। जो एक्सेस में होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हो। रिएक्टेंट की जिससे रिएक्शन कराते हो उसको हम क्या बोलते हैं?
रिएजेंट, reagent, ये जो होते हैं जनरली किसमें होते हैं, ये एक्सेस नहीं होते, ये किसमें होते हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लेस अमाउंट में होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बीच में जो स्पीसीज बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट बोलते हैं। और फाइनली जाके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी। क्लियर? yes sir, अब सपोज एज एग्जांपल रिएक्टेंट आपके पास सैचुरेटेड है। रिएक्टेंट कैसे हैं, सैचुरेटेड का मतलब समझते हो, ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर आपके पास रिएक्टेंट सैचुरेटेड है तो उसमें रिएक्टेंट जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें जो आपका रिएक्टेंट सैचुरेटेड हो गया, जब भी आपका रिएक्टेंट सैचुरेटेड होगा तो उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। रिएक्शन कौन सी होगी उसके अंदर, उसकी रिएक्शन बेटा आपके हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एट सिंगल बॉन्ड। तो जब भी रिएक्टेंट कैसा हो आपका saturated, सैचुरेटेड, तो रिएक्शन कौन से टाइप की होंगी हमेशा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब, देखो सोचो जरा, सपोज मैंने रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट लिया एल्केन, रिएक्टेंट लिया एल्केन, एल्केन भी बेटा मैंने लिया मीथेन CH4, क्लियर। रिएजेंट लिया कोई भी हेलोजन, तो अब रिएक्शन क्या होगी, देखो रिएक्शन देखो, तो मैंने क्या बताया रिएक्शन कैसी होगी, सब्स्टिट्यूशन। अब substitution, तो देखो जैसे CH H H H, यही होगा मीथेन, हेलोजन लोगे, हेलोजन, तो आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो हमेशा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे और H निकल के X आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3X, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई, सिंगल बॉन्ड पे जब भी रिएक्शन होगी तो कौन सी वाली होगी, एल्केन वाली, substitution, सब्स्टिट्यूशन, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो yes sir, जब भी एल्केन की रिएक्शन करोगे तो कौन सी रिएक्शन करोगे, सब्स्टिट्यूशन। अब पॉइंट ये आता है कि सब्स्टिट्यूशन कौन से वाली करोगे आप, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हेल्पर वर्ड हो, हेल्पर वर्ड हो तो कौन सा इंटरमीडिएट होता है, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल। हेल्पर वर्ड हो तो इंटरमीडिएट कौन सा होता है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बेटा किससे बनता है, फॉर्म फ्रॉम होमोलिटिक। अब चैप्टर को बिल्कुल लास्ट से फाइनल पे ले जा रहा हूं मैं, फॉर्म फ्रॉम किससे बनेगा बेटा आपका, होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज। अब सोचो जरा, अब एग्जांपल देखो, अगर मैं यही एग्जांपल लूं मीथेन का, H H H H हैलोजन के साथ रिएक्शन कराऊं, जैसे क्लोरीन के साथ Cl Cl, तो लाइट की प्रेजेंस में करवाता हूं H न्यू। H न्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, लाइट की प्रेजेंस में होगा तो बेटा क्या होगा, कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो कौन से रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल, प्रोडक्ट तो वही बनना है ना, HHHCl, है ना। लेकिन
ये क्लियर हो गया कि जब सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आप याद रख सकते हो ना कि एल्केन की रिएक्शन कैसी होगी। जैसे एल्केन चैप्टर पढ़ोगे तो एल्केन की मैकेनिज्म क्या होगा? सो जब कभी भी आ जाए, सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन मेनली, क्या आंसर दोगे? भाई एल्केन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे रिएक्शन होगी तो सब्स्टिट्यूशन, और एल्केन की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन बेटा? फ्री रेडिकल। बस रटना क्या है, बताना है। फ्री रेडिकल कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो जब आप चैप्टर एल्केन पढ़ोगे तो एल्केन में कौन सी रिएक्शन होंगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मेनली जो रिएक्शन होगी, मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा? एल्केन की मेनली रिएक्शन कौन सी होंगी? पूछा जाए आपसे कि विच कैटेगरी शोज द रिएक्शन ऑफ एल्केन, आगे चल के करोगे ना तो रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि मुझे एल्केन की रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे कौन सी रिएक्शन बनानी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, फिर मैं कह दूं कि बेंजीन की रिएक्शन करनी है आपको। सपोज आपको रिएक्शन एल्केन की नहीं देनी, बेंजीन की देनी। देखो बेंजीन में क्या होता है, जनरली बेंजीन ये होती है। तो मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन में ऐसे होती है और हर जगह एक एच अटैच होता है। जब इसका हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला देखो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड ब्रेक Yes. करना है तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे आप एच हटाओगे तो आप एच हटा करके एक्स लगाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि एक्स जो है, क्योंकि एच पॉजिटिव हटेगा यहाँ पर, तो एक्स भी कौन से वाला आना चाहिए? पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव हटेगा तो उस जगह पे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। यस। तो ये चीज हम क्या करते हैं, किसी भी लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में करते हैं, जैसे AlCl3, तो वो क्या करता है, इस X नेगेटिव को अपने पास निकाल के ले जाता है, X को छोड़ जाता है, जिससे H निकल जाता है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हुई देखो। अब सोचो जरा आप, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है तो कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में अब की बार हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। कौन सा क्लीवेज हो रहा है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो मैं इसको होमोलिटिक फ्री रेडिकल तो नहीं बोल सकता ना, तो फ्री रेडिकल नहीं बोल सकता, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? H पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहे हो तो H पॉजिटिव या X पॉजिटिव। X पॉजिटिव किसका काम करता है, अभी पढ़ा के बताया मैंने आपको, X पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। इसलिए रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा बेंजीन का? सब्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन कौन से वाली सब्स्टिट्यूशन बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन कौन सी रिएक्शन देता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दोनों जब भी सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन हो तो कौन सी होगी बेटा? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन में क्या नाम बोलोगे? इलेक्ट्रो। कोई डाउट बेटा? क्लियर? यस सर। अब सपोज एल्केन पढ़ा आपने, मैं 11th वाले तक फोकस करता हूं, अभी एल्केन पढ़ा आपने,
तो एल्कीन और एल्काइन भी तो होते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन मतलब रिएक्शन और ऑन अनसेचुरेशन। जब भी कोई चीज अनसेचुरेटेड है तो वो क्या होना चाहेगी बेटा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होना चाहेगी। तो पहले सिंगल बॉन्ड की रिएक्शन थी, अब डबल या ट्रिपल की है, जैसे अब सैचुरेटेड होना चाहेगी। जैसे मान लो HBr या HCl कुछ भी ऐड करना चाहो तो सिग्मा बॉन्ड से वीक कौन से वाला होता है? पाई। पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा बेटा। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये HBr ब्रेक हो जाएगा। बस पहले अटैक H पॉजिटिव करेगा तो ऐसे बनेगा, CH अटैच हो गया, पहले C और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर उसके बाद Br नेगेटिव जो है साथ में वो बना, फिर उसने Br अटैक कर दिया। तो अल्टीमेटली देखो कुल मिला के क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो इस चीज को जहां भी अनसेचुरेशन होता है तो हम बोलते हैं एडिशन होता है। अनसेचुरेशन होता है वहां क्या बोलते हैं हम? एडिशन। जहां सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन। तो डबल बॉन्ड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन। एडिशन। एडिशन में जो पहले अटैक करता है वही वाली टाइप की रिएक्शन है। तो एल्काइन की रिएक्शन कौन सा वाला एडिशन हो गया? देखो ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एडिशन तो हुआ ना। एडिशन में H पॉजिटिव ने एक्ट किया। H पॉजिटिव किसकी तरह काम करता है? पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन होगी तो एडिशन तो होगा, लेकिन कौन से टाइप का एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक। तो जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एडिशन। एडिशन। अगर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन का होगा तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होंगी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब सपोज मैं आपको बोल दूं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो। यस सर। तो सोचो बेटा सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा? एडिशन। एडिशन होगा, बिकॉज यहाँ C डबल बॉन्ड वो है अनसेचुरेशन है। इसका रिएक्शन सपोज मैं किसी भी रिएक्शन HCN से करवा दूं, इसमें फर्क ये होता है कि अब की बार H पॉजिटिव CN नेगेटिव होता है, लेकिन पहले अटैक जो करता है CN नेगेटिव करता है क्योंकि ये लोन पेयर पड़े होते हैं। इधर 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 लोन पेयर है ना, तो CN पहले अटैक करता है दूसरी साइड कार्बन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसकते हैं। इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पहले साइनाइड जाके अटैक करता है इस पर। ये अटैक करता है तो ये बन जाता है C पर साइनाइड अटैक कर देता है, O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर O पर आपका जो H पॉजिटिव रहता है वो भी अटैक करता है। तो CO में भी डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? एडिशन रिएक्शन। एडिशन। लेकिन एडिशन में पहले कौन अटैक कर रहा है? CN नेगेटिव, और CN नेगेटिव बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब मैकेनिज्म कौन से टाइप का होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब जर्नल में पूछूं आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है पहले बताओ मुझे। सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, एडिशन कहाँ होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। सिंगल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन एडिशन होता है। रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड के दो एग्जांपल हैं, एक एल्केन और एक बेंजीन। तो एल्केन वाला सब्स्टिट्यूशन कौन से टाइप का था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन वाला कौन से वाला था? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर?
ऐसे ही आप कार्बन कार्बन अगर होगा या कार्बन और ऑक्सीजन होगा, दोनों जगह डबल बॉन्ड है बेटा, तो कौन सी रिएक्शन आएगी दोनों जगह? एडिशन रिएक्शन। एडिशन होगी। लेकिन कार्बन कार्बन पर पहला ऐड कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। नहीं, कार्बन कार्बन में कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन। कार्बन कार्बन में न्यूक्लियोफाइल नहीं करता बेटा। कार्बन कार्बन ये रहा, पहला अटैक किसने किया है देखो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कीन अगर आ जाए तो एल्कीन की कौन सी रिएक्शन बनाओगे आप? एडिशन तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एडिशन फिर भी होना है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एडिशन फिर भी होना है बेटा। लेकिन इस बार एडिशन कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक। कर लोगे अब? क्लियर है? यस सर। यस। तो आप जैसे 12th में जाओगे तो ये सारी चीजें 12th में रिपीट होंगी बेटा आपकी, तो आपको आइडिया रहेगा 11th वाला, तो आप 12th में रिपीट कर सकते हो। 11th में आप एल्कीन और एल्कीन की रिएक्शन तो स्टडी करोगे, अभी मैं कुछ कराऊंगा, अभी कुछ दिन 2-4 क्लास हम कराएंगे, उसके ऊपर करेंगे, 11th में बात करेंगे, लेकिन वही सेम चीज फिर 12th में भी आनी है। तो इस टाइप से आपको रिएक्शन का आइडिया होने लगेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. Okay, better. Now I'm leaving. See you very soon for next chapter of this. आप 11th क्लास का जो भी है 11th 12th कंबाइन चल रहा है एक तरह से। ये जो हम टॉपिक अभी आजकल कर रहे हैं वो 11th में भी है और 12th में भी है। ओके, Yes, sir. कैन आई लीव? यस सर। Okay, better. Now I'm leaving. Thank you Good very evening, much. sir. Good evening. Take care. Good night. Good evening. Good evening.